हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ। वो क्लास क्या है? जो हमारी पहले की क्लासेस चल रही थी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है। यूनिट क्या रहने वाली है? थर्ड यूनिट रहने वाली है। सो उसका टॉपिक क्या है? उसका आज का टॉपिक है हमारा खाद या मैन्यूर। ये क्लासेस किसके लिए चल रही हैं? जो 12th के एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, पढ़ाना हमारा काम है, शेयर करना आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है? ताकि वो भी पढ़ लें और पास हो जाएं। बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो खाद है क्या पहले, ठीक है? खाद या मैन्यूर होता क्या है? तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो मानव, पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं के व्यर्थ एवं अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें सड़ाने गलाने के बाद जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? खाद कहलाता है। खाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो क्या हो, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और फसलों के अवशेषों को सड़ाने गलाने के बाद जो क्या बनता है, जो भी पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? खाद या मैन्यूर कहलाता है। समझ में आया? देखते हैं आगे। द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज द वेस्ट and waste material of humans, animals, birds, trees, plants and other animals which are formed after rotting is called manure। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम खाद कहते हैं। तो ये तो हो गई खाद की बात। तो खाद हम देते क्यों हैं? खाद का महत्व क्या है या उपयोग क्या है? ठीक है, तो खाद के महत्व या उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, मैंने इसमें नोट नहीं किया। तो खाद देने का महत्व या इंपोर्टेंस क्या होता है? तो बात करते हैं इंपोर्टेंस की। पहला पॉइंट क्या लिख लो? पहला पॉइंट, सॉइल की क्या होती है? जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सॉइल की, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। यदि हम खाद का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? पहला पॉइंट, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। नंबर दूसरा, खाद के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। थर्ड पॉइंट, सॉइल इरोजन कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसके उपयोग से पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें प्रति वर्ष पौधों को पोषक तत्व देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, वो क्या होती है? उनकी जनसंख्या या संख्या में वृद्धि होती है, जिससे क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके बहुत सारे पॉइंट। और क्या लिख सकते हैं? मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और ठीक है, तो ये हो गए 5 या 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको नोट कर लेना कि खाद की डिफिनीशन तो हो गई। खाद देने के महत्व क्या क्या है। बात करते हैं हम खाद के टाइप्स की कि खाद कितने प्रकार की होती है। तो जो खाद है, खाद हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? खाद हमारी दो प्रकार की होती है, एक बल्की मैन्यूर्स और एक कॉन्सेंट्रेटेड मैन्यूर्स। ठीक है, खाद कितने प्रकार की होती है? खाद हमारे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक बल्की मैन्यूर्स और एक हमारी कॉन्सेंट्रेटेड मैन्यूर्स। तो बल्की मैन्यूर्स क्या होती है और कॉन्सेंट्रेटेड क्या मैन्यूर्स क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। देखो, खाद के प्रकार, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर या टाइप्स लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? टाइप्स लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो खाद हमारी कितने प्रकार की होती है? खाद हमारी दो प्रकार की होती है। एक बल्की मैन्यूर्स, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भारी या स्थूल कार्बनिक खादें कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड मैन्यूर्स को क्या कहते हैं? उसको हल्की मैन्यूर्स या क्या, भारी या हल्की हल्की मैन्यूर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम बल्की मैन्यूर्स की। तो बल्की मैन्यूर्स होता क्या है? इन खादों का आयतन
ज्यादा होता है तथा इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। खाद कितने प्रकार की होती है? खाद दो प्रकार की होती है। बल्की मैन्यूर्स, जिसे क्या कहते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं, और एक होती है हमारी कॉन्सेंट्रेटेड मैन्यूर्स। ठीक है, तो बात करते हैं हम बल्की मैन्यूर्स की। तो बल्की मैन्यूर्स होती क्या है? ऐसी खादें जिनका आयतन अधिक होता है तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बल्की मैन्यूर्स या भारी या स्थूल कार्बनिक खादों के नाम से जाना जाता है। आपने भी देखा होगा, यदि आप खेतों पे गोबर की खाद डालते हैं तो कितनी अधिक मात्रा में उसको डालना पड़ता है। यदि आप वर्मिंग कंपोस्ट डालते हैं तो कितनी अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। तो यही इसके एग्जाम्पल्स हैं कि मतलब इसका आयतन अधिक होता है तथा इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उसी ही हम क्या कहते हैं, बल्की मैन्यूर्स या भारी या स्थूल खादों के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स होती क्या है? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स contain low percentage of nutrients and they are applied in large amount। इन्हें अधिक मात्रा में देने की जरूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे गोबर की खाद हो गई, जिसे हम FYM फार्म यार्ड मैन्यूर के नाम से जानते हैं। कंपोस्ट हो गई, वर्मिंग कंपोस्ट हो गई, और ग्रीन ईयर मैन्यूर्स हो गई, ग्रीन मैन्यूरिंग हो गई, हरित, जिसे हरित खाद के नाम से जाना जाता है, ग्रीन मैन्यूर्स। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो हमारा दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है हमारा हल्की या सांद्रित कार्बनिक खादें। क्या है? हल्की या सांद्रित खादें। हल्की या सांद्रित कार्बनिक खादें, जिसे कॉन्सेंट्रेट मैन्यूर्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट मैन्यूर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या है? हल्की या सांद्रित कार्बनिक खादें। अब यह खादें क्या होती हैं? इनके क्या होता है, इनकी मात्रा कम तथा उसकी बल्कि मैन्यूर की अपेक्षा इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उसी ही हम क्या कहते हैं, हल्की या सांद्रित खादें कहते हैं। एक बल्की मैन्यूर्स, जिसे भारी या स्थूल कार्बनिक खादें कहते हैं। एक कॉन्सेंट्रेट मैन्यूर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हल्की या सांद्रित कार्बनिक खाद कहते हैं। ये क्या होती हैं? आयतन में कम होती हैं तथा इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा किसकी, बल्की की अपेक्षा, बल्की मैन्यूर की अपेक्षा अधिक होती है। उसे हम क्या कहते हैं, हल्की या सांद्रित खादें कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो इसको पढ़ देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मैन्यूर्स हैज हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू बल्की मैन्यूर्स। बल्की मैन्यूर्स की अपेक्षा इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उसी हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट मैन्यूर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? रक्त का चूर्ण, हड्डी का चूरा, खलियां, मछली का चूरा, मछली की खाद आदि। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए इसको क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। अब ये क्या है सर? देखो, प्लांट में फसलों के अवशेषों से, बाई प्रोडक्ट से जो खादें बनाते हैं, जैसे ग्राउंडनट से हम क्या करते हैं, उससे हमें तेल प्राप्त हो जाता है। और तेल के बाद जो हमें उससे बाई प्रोडक्ट मिलता है, मतलब खली मिलती है, उससे हम क्या बना लेते हैं, उसकी खाद बना लेते हैं। तो मूंगफली की खली, उसकी खाद बना लेते हैं। सरसों की खली की जो खाद बना लेते हैं, अलसी की खली की खाद बना लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह प्लांट से प्राप्त होते हैं। और एनिमल से क्या हो गए, आपकी रक्त की खाद हो गई, आपका मांस की खाद हो गई, हड्डी की खाद हो गई। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, कॉन्सेंट्रेट मैन्यूर्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाहीतर आप इसी तरह लिख देना कि रक्त का चूर्ण, हड्डी का चूरा या चूर्ण, खलियां, मछलियों की खाद। खलियों में विभिन्न प्रकार की खलियां आ सकती हैं, आपकी ग्राउंडनट की, सरसों की, लिनसीड की, और जितने भी हमारे ऑयल सीड क्रॉप हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो ये हो गए हमारे क्या, टाइप्स। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट वर्मिंग कंपोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो यूनिट है, थर्ड यूनिट और सेकेंड यूनिट को मिलाकर हमारा कितने नंबर का आने वाला है, 6 नंबर का आने वाला है। तो इससे 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो वर्मिंग कंपोस्ट क्या कहते हैं?
वर्मिंग कंपोस्ट क्या होता है? तो केचुए के मल मूत्र द्वारा तैयार की गई खाद को उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। क्या होता है वर्मिंग कंपोस्ट? केचुए के मल मूत्र द्वारा तैयार की गई खाद को ही क्या कहते हैं? हम वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। जैसे केचुआ केचुए का पालन किया, उसी मिट्टी को खाता रहता है और उसी को निकालता रहता है, तो क्या करता है? उससे जो खाद बन जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। The manure prepared by the feces and urine of earthworms is called वर्मिंग कंपोस्ट। किसे कहते हैं वर्मिंग कंपोस्ट? केचुए के मल मूत्र द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्मिंग कंपोस्ट कहते हैं। अब एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्मीवाश। क्या कहते हैं? एक है वर्मीवाश। ठीक है, हमने क्या बात कर लिया? हमने बात कर लिया वर्मिंग कंपोस्ट के बारे में। अब एक होता है वर्मीवाश। तो वर्मीवाश क्या होता है? केचुए तथा यह वर्मीवाश जो होता है यह एक तरल पदार्थ होता है जो केचुए तथा क्या करते हैं? केचुए तथा वर्मिंग कंपोस्ट को क्या करते हैं? धुल के बनाते हैं। उसको धुल के बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्मीवाश कहते हैं। वर्मीवाश क्या होता है? यह एक तरल पदार्थ होता है जो केचुए तथा वर्मिंग कंपोस्ट को धुलने के बाद जो पदार्थ बनता है वह हमारा क्या कहलाता है? वर्मीवाश कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो वर्मिंग कंपोस्ट क्लियर है। देखते हैं वर्मिंग कंपोस्ट के आगे क्या है। तो वर्मिंग कंपोस्ट के महत्व क्या क्या हैं? तो देखो, कोई भी खाद हो, चाहे आपकी ये खाद हो, चाहे वर्मिंग कंपोस्ट खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, सब में दो तीन पॉइंट वही सेम टू सेम रहते हैं कि मृदा की भौतिक रासायनिक जैविक दशा में सुधार होता है, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सॉइल इरोजन कम होता है, ये बहुत सारे पॉइंट, वातावरण पोल्यूशन कम होता है, सॉइल पोल्यूशन कम होता है। तो ये पॉइंट सब में सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो वर्मिंग कंपोस्ट के महत्व क्या क्या हैं? पहला, केचुए के खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। देखो, केचुए की खाद यूज करो, चाहे एफवाईएम गोबर की खाद यूज करो, चाहे आप कंपोस्ट खाद यूज करो, चाहे ग्रीन मैन्यूर हरित खाद यूज करो, सब में क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? केचुआ के खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या है? भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि की क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट क्या है? भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है? भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या है? पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कीट एवं व्याधियों का प्रकोप कम हो जाता है। पौधों में क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? कीट एवं पेस्ट का प्रकोप कम होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि मृदा की भौतिक रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार होता है। वातावरण का पोल्यूशन कम होता है, मतलब प्रदूषण। वातावरण क्या होता है? वातावरण में इसके उपयोग से प्रदूषण कम होता है। ये हो गए इसके महत्व। वर्मिंग कंपोस्ट कंप्लीट। अब आपसे कोई पूछे कि वर्मिंग कंपोस्ट क्या है या वर्मीवाश क्या है तो बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे हरी खाद। हरी खाद होती क्या है? ठीक, देखते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही मृदा में जोतकर सड़ा देने को ही क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। हरी खाद क्या होती है? देखो, जो हरी खाद क्या है? हरी खाद क्या है? मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही, फूल आने से पहले ही उन्हें जोत कर सॉइल में क्या मृदा में दबा दिया जाता है। उसके सड़ने के बाद जो खाद बनती है उसे हम हरी खाद या ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्यूर कहते
ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। ग्रीन मैन्यूर क्या होती है? मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में मतलब फ्लावरिंग से पहले ही खेत में जोत कर उन्हें दबा देते हैं, जिससे उनके सड़ने के बाद जो खाद बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। ठीक है, ग्रीन मैन्यूर में और थोड़ा सा बात करें तो ग्रीन मैन्यूर बनाने की विधि को किसने दिया था? तो हार्वर्ड ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। जो ग्रीन मैन्यूर बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो हार्वर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। ग्रीन मैन्यूर बनाने की दो मेथड होती हैं। कितनी मेथड होती हैं? दो मेथड होती हैं। वो मेथड कौन कौन सी हैं? एक होती है हमारी इन सीटू मेथड और एक होती है हमारी एक्स सीटू मेथड। अब सर इंसीटू और एक्ससीटू क्या है? तो बात करते हैं इंसीटू की। देखो, फसलों को उगाकर जब वहीं खेत में जहां उगा रहे हैं वहीं पर दबा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसीटू ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। और एक्ससीटू क्या होता है? एक्ससीटू में दूसरी जगह से किसी दूसरे खेत में उसको उगा रहे हैं और उसको ले जाकर किसी दूसरे खेत में दबा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्ससीटू कहते हैं। समझ में आया? हरी खाद बनाने की दो मेथड्स होती हैं। एक इन सिटू मेथड होती है और एक एक्स सीटू मेथड होती है। इन सिटू में क्या होता है? वहीं फसलों को उगाकर खेत में उसी जगह पर दबा देते हैं, उसे इन सिटू मेथड कहते हैं। और एक्स सीटू मेथड क्या होता है? किसी दूसरी जगह पर फसलों को उगाते हैं और किसी दूसरे खेत में ले जाकर उसको दबाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सीटू मेथड कहते हैं। तो ग्रीन मैन्यूर जो है उसको कितने सप्ताह में खेत में जोत कर दबा देना चाहिए? तो 6 से 7 सप्ताह में उसे खेत में जोत कर दबा देना चाहिए। मतलब फ्लावरिंग से पहले खेत में जोत कर दबा देना चाहिए। ठीक है। और कितने सप्ताह में हमारी ग्रीन मैन्यूर बन के तैयार हो जाती है? तो 7 सप्ताह में हमारी जो ग्रीन मैन्यूर है वो क्या होती है? बनकर तैयार हो जाती है। ये बात हो गई हमारे ग्रीन मैन्यूर की। तो इसके महत्व क्या हैं? देखो, प्रत्येक खाद के महत्व लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पॉइंट 3-4 पॉइंट बताए हैं वो सब में चलने वाले हैं, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है। क्या होता है? जीवांश पदार्थ की प्राप्ति। ग्रीन मैन्यूर से क्या होता है? जीवांश पदार्थ की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट क्या है? पोषक तत्वों की उपलब्धता। इसके प्रयोग से क्या होता है? पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। मृदा संरक्षण मतलब मृदा को इरोजन से बचाया जा सकता है। ठीक है। जो हमारा ग्रीन मैन्यूर है, हरी खाद है, इसके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। बात करें आगे ग्रीन मैन्यूर्स क्लियर। अब बात करते हैं हरी खाद के लिए फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो हरी खाद के लिए जो आपकी फसलें हैं, आपका सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, मूंग है, बरसीम इत्यादि। ठीक है। तो हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसलों का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका सनई का किया जा सकता है, ढैंचे का किया जा सकता है, लोबिया का किया जा सकता है, मूंग का करते हैं और बरसीम का करते हैं। और एक नाम यहाँ पे नहीं आया है, सैंजी। ठीक है। एक सैंजी भी होती है जिसका उपयोग हम ग्रीन मैन्यूर के रूप में करते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे अधिक ग्रीन मैन्यूर में सबसे अधिक नाइट्रोजन का फिक्स करने का काम कौन सी फसल करती है, तो हमारी सैंजी करती है, उसके बाद ढैंचा करता है और उसके बाद हमारी सनाई करती है। ये तो बात हो गई कंपटीशन की, लेकिन आपके लिए थ्योरी है। ठीक है। तो ये हो गए हरी खाद के लिए उपयोग की जाने वाली फसलें। अब बात करते हैं हम गोबर खाद की, जिसे हम क्या कहते हैं? FYM या फार्म यार्ड मैन्यूर के नाम से जाना जाता है। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं FYM। ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं? फार्म यार्ड मैन्यूर्स कहते हैं।
बात करें गोबर की खाद की, तो देखो, जब गोबर की खाद की बात हो रही है तो उसमें पशुओं की गोबर, मलमूत्र तथा उनकी बिछाली और उनके फसलों के अवशेष, जो फसल चारा खाते हैं उनसे जो चारा बच जाता है, वेस्टेज रहता है, उसको गड्ढे में डालने के बाद जो पदार्थ बनता है वही हमारी क्या कहलाती है, गोबर की खाद कहलाती है। तो क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं, पशुओं का गोबर, मूत्र एवं बिछाली तथा उनके भोजन के बचे हुए अवशेषों को गड्ढे में डालकर सड़ाने गलाने के पश्चात जो पदार्थ बनता है या जो खाद बनती है उसे हम क्या कहते हैं, गोबर की खाद या FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई गोबर की खाद की। अब गोबर के खाद के महत्व क्या क्या हैं, और एक एक पॉइंट और लिख लेना कि गोबर की खाद बनाने की उत्तम विधि का आविष्कार किसने किया था, तो CN आचार्य ने किया था। किसने किया था, CN आचार्य ने किया था। गोबर खाद बनाने की उत्तम विधि का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर CN आचार्य ने किया था। अब बात करते हैं गोबर की खाद के महत्व के बारे में। ठीक है, गोबर की खाद डिफिनीशन तो समझ में आ गई। पशुओं के गोबर, मलमूत्र, बिछाली तथा पशुओं के खाए गए बचे हुए अवशेषों, चारों आदि को गड्ढे में डालकर सड़ाने के बाद जो पदार्थ बनता है या जो खाद बनती है वह क्या कहलाती है, गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्यूर्स कहलाती है। बात करते हैं इसके महत्व की, तो क्या होता है, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसके उपयोग से क्या होता है, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। इसके उपयोग से क्या होता है, मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है। अगला है, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। और जो आपको पॉइंट बताए हैं वो भी पॉइंट आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खाद की। देखते हैं अगली खाद कौन सी है। देखो, ये यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं हम अगली खाद की। अगली खाद है हमारी कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब मिला जुला हुआ, इसमें कुछ भी देखो, वर्मिंग वर्मिंग कंपोस्ट में क्या था, केचुआ के मलमूत्र द्वारा तैयार की गई खाद वर्मिंग कंपोस्ट थी। गोबर की खाद में क्या था, पशुओं के मलमूत्र, उसी का यूज कर रहे थे। लेकिन कंपोस्ट में क्या होता है, एक मिला जुला किसी भी प्रकार का, ठीक है, चाहे आपका पशुओं का गोबर मलमूत्र हो, चाहे आपका घरों का कूड़ा कचरा हो, चाहे सब्जियों का वेस्टेज मटेरियल हो, सबको सड़ाने गलाने के बाद जो खाद बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। और कंपोस्ट बनाने की जो ये प्रोसेस होती है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते, कंपोस्टिंग कहते हैं। तो बात करें डिफिनीशंस की, पशुओं के मलमूत्र, बाड़े की बिछाली, चारों ओर फसलों के अवशेषों तथा भूसे को भूसे को उपयुक्त परिस्थितियों में सड़ाकर बनाया गया खाद ही कंपोस्ट खाद या कृत्रिम संश्लेषित खाद कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि कृत्रिम संश्लेषित खाद किसे कहते हैं, तो कंपोस्ट खाद को ही कृत्रिम संश्लेषित खाद कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पशुओं के अवशेषों, ठीक है, पशुओं के मलमूत्र, गोबर, ठीक है, और क्या फसलों के अवशेषों, कूड़ा कचरा घरों का, ठीक है, और सब्जियों के वेस्टेज मटेरियल आदि को सड़ाने के बाद जो खाद बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। और खाद बनाने की इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और इसे कृत्रिम संश्लेषित खाद के नाम से भी जाना जाता है। अब कंपोस्ट खाद बनाने की उत्तम विधि का आविष्कार किसने किया था, हचिनसन तथा रिचार्ड्स नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसका आविष्कार 1921 में किया था। हचिनसन तथा रिचार्ड्स नामक दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था। कब किया था, 1921 में किया था। कंपोस्ट खाद बनाने की उत्तम विधि का आविष्कार किसने किया, हचिनसन तथा रिचार्ड्स ने। कब किया, 1921 में किया था। ये तो हो गई कंपोस्ट की। ठीक है, कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फार्म्स बाय प्रोडक्ट विच सप्लाइज ऑर्गेनिक कंटेंट। एग्जाम्पल जैसे डंग है, लीटर है, और क्या हस्क है, एक्स्ट्रा है। इट इज
हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब बहुत सारी खादों को या वेस्टेज मटेरियल को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, उसी हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। बात करते हैं आगे। देखो, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताया करिए कि सर क्लास बहुत अच्छी है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए। और आप अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस में जरूर लगा सकते हैं। और अभी तक जिसने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासों को ऐड कर देंगे, तो उन क्लासों को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो कंपोस्ट बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, यहाँ हम जनरल सी विधियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं? इंदौर विधि हो गई, बेंगलोर विधि हो गई, एडको विधि हो गई, सक्रिय कंपोस्ट विधि हो गई। ये इसकी कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी मेथड्स हैं जो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। कौन कौन सी मेथड है? इंदौर विधि है, बेंगलोर विधि है, एडको विधि है, सक्रिय कंपोस्ट विधि है। और भी यहाँ मेथड्स हैं, उनको देख सकते हो। बात करते हैं आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि जीवांश युक्त खाद या रासायनिक उर्वरक या उर्वरक में अंतर क्या रहने वाला है। अधिकांशतः जो आपके 12th के एग्जाम होते हैं उसमें एक डिफरेंस इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, देखो क्या क्या लिखा हो सकता है। जीवांश युक्त खाद, कार्बनिक खाद, ठीक है, या रासायनिक खाद, उर्वरक या अकार्बनिक खादों में अंतर लिखिए। ये इतने नाम लिख के आ सकते हैं, मतलब आपसे पूछेंगे कि इसमें अंतर बताइए, तो इन शब्दों को देख लेना। जीवांश युक्त खाद यदि लिखा आ जाए तो उसे क्या समझेंगे, खाद, ठीक है। कार्बनिक खाद लिखा आ जाए तो वो भी खाद। रासायनिक, रासायनिक तो आप जानते हैं, रासायनिक खाद मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरक। अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जीवांश पाया जाता है। यदि उन जीवों के द्वारा कोई पदार्थ या खाद बनाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक जिसमें जीवों या जीवांश का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब बात करते हैं अंतर की। तो पॉइंट टू पॉइंट एक तरफ डाल लिया हमने जीवांश युक्त खाद, एक तरफ रासायनिक खाद या उर्वरक, ऐसा लिख सकते हो। इस तरफ फर्टिलाइजर और इस तरफ मैन्यूर। इस तरफ मैन्यूर लिख लिया, इस तरफ मैंने लिख लिया फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्यूर और फर्टिलाइजर, देखते हैं डिफरेंस। पहला, इन खादों में सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। देखो जो हम खाद डालते हैं उसमें माना कि पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकांशतः न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। उर्वरक में एक होगा, दो होगा या तीन, इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक या दो तत्व ही मौजूद होते हैं। अगले, यह भूमि में जल धारण शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, यह नहीं बढ़ाते हैं। खाद क्या करती है, खाद के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, लेकिन इस उपयोग से किसी प्रकार की जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र के भौतिक व रासायनिक दशा को सुधारते हैं। खाद के प्रयोग से क्या होता है, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है, जबकि इसके उर्वरक के उपयोग से क्या होता है, भूमि की भौतिक दशा बिगड़ती है। क्या होती है, फर्टिलाइजर के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक दशा क्या होती है, और बिगड़ जाती है। लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन इनके प्रयोग से अच्छा प्रभाव नहीं होता, मतलब जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, या लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। आपने केचुए को देखा होगा, केचुआ यदि है, यदि उसमें उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया तो केचुए क्या होते हैं, मर जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इनके प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात सही रहता है। इनके प्रयोग से क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात C/N अच्छा रहता है, जबकि इनके प्रयोग से भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता
है। ठीक है, सी अनुपात ए एन छोड़ दो। और क्या पॉइंट बना सकते हैं? इनके उपयोग से सॉइल इरोजन कम होता है, इनके उपयोग से सॉइल इरोजन बढ़ता है, इसके उपयोग से सॉइल पोल्यूशन पोल्यूशन कम होता है, मतलब मृदा प्रदूषण कम होता है। लेकिन इनके उपयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण अधिक होता है। देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही था। जो भी था एक बेस्ट मटेरियल है। इसको देखो, कोई भी 12th वाला स्टूडेंट हो, इसको नोट करते हुए चले। एग्जाम जिस दिन हो, एक दो दिन पहले पढ़ लेना। फुल गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।